हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछले क्लासेज में हम स्टार्ट कर चुके थे लेसन नंबर 7 इंडिगो, और इसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि गांधी जी ने किसानों के प्रति हो रहे चंपारण में जो अत्याचार हो रहा था, उनके शेयर क्रॉपिंग का जो मसला था उसको वहाँ पर सॉल्व कर दिया था। उसके बाद हम आज पढ़ते हैं पेज नंबर 49 से, और 49 पेज के अंदर पढ़ते हैं इवेंट्स जस्टिफाई गांधीज पोजीशन। जब उन्होंने इस प्रॉब्लम का समाधान कर दिया तो उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे हैं इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, यानी कि ये जो घटनाएं थी, इतनी सारी जो वहाँ पर घटनाएं घटी थी। जस्टिफाई का मतलब होता है इस किसी चीज़ को सही ठहरा देना। गांधी जी पोजीशन, गांधी जी की जो स्थिति थी, गांधी जी का जो स्थान था, उसको उसने बिल्कुल तर्कसंगत ठहरा दिया। यानी कि अभी तक जो घटनाएं घटी हुई थी, इन घटनाओं ने गांधी जी का जो स्थान था उसको तर्कसंगत ठहरा दिया था। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपेयर्ड। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही चंपारण में जब गांधी जी के पक्ष में फैसला आया कि 25% जो पैसा है वो आप पुराने जो किसान हैं उनको वापस देनी होगी, तो ये जो मसला, ये जो फैसला था जो किसानों के पक्ष में आया, उसके बाद से ही जो कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश जो ज़मींदार जो थे, अबंडन, उन्होंने त्याग दी देयर एस्टेट्स, उनकी जागीरों को। यानी कि जो किसानों की जागीरें उनके पास में हुआ करती थी, वो जागीरें वापस किसके पास में आ गई? विच रिवर्टेड, जो वापस से लौट गई टू द पीजेंट्स, किसके पास में? किसानों के पास। यानी कि अब जो ब्रिटिश ज़मींदारों के पास में किसानों की जो जागीरें गई हुई थी, वो जागीरें वापस से किसानों के पास लौट आई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपेयर्ड, और इसी तरीके से जो नील की खेती की जो बटाईदारी हो रही थी वो डिसअपेयर्ड हो गई, गायब हो गई। यानी कि उसका कोई अस्तित्व अब नहीं बचा था। यानी कि इंडिगो की खेती यूँ मान के चलो एक तरीके से बंद भी हो चुकी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। अब गांधी जी जो थे नेवर कंटेंटेड, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे हिमसेल्फ, अपने आप से, विथ लार्ज पॉलिटिकल, लार्ज का मतलब बड़े पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, या फिर आर्थिक जो समाधान होते उनसे। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत से पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी किए थे, इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस भी उन्होंने बहुत सारे किए थे, लेकिन वो किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। गांधी नेवर कंटेंटेड, वो कभी भी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हुए अपने आप से, जब उन्होंने अपने बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना उन्होंने सॉल्व किया था। ही saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. He saw, उन्होंने देखा, the cultural and social backwardness, cultural सांस्कृतिक and social सामाजिक पिछड़ापन को देखा in the चंपारण विलेज, चंपारण के गांव में, and wanted to do something about it, और इसके बारे में वो कुछ करना चाहते थे immediately, वो भी तुरंत। उनको देख लिया उन्होंने, वहाँ पर किसानों की समस्याओं का समाधान तो कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ वहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन को भी देखा, और उसके लिए भी वो कुछ करना चाहते थे। ही अपील टू टीचर्स, उसने टीचर्स, अध्यापकों से अपील की। महादेव देसाई हैं उनमें, एंड नरहरि पारिक, 2 यंग मैन, 2 युवा व्यक्ति। कौन कौन? महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 यंग मैन, दोनों युवा, हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी, जो अभी अभी ज्वाइन किया था, जिन्होंने गांधी को एज डिसिपल्स, अनुयायी के तौर पर, उसके शिष्य के तौर पर, यानी गांधी को उसके शिष्य के तौर पर, यानी कि गांधी को ज्वाइन किया था, अब किसके तौर पर काम करने लगे? डिसिपल्स, यानी कि अनुयायी के तौर पर। कौन कौन थे? महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दोनों ने गांधी जी को ज्वाइन कर लिया था एक डिसिपल, यानी कि कह सकते हैं अनुयायी के तौर पर। एंड देयर वाइव्स, और उनकी जो पत्नियाँ थी, यानी कि नरहरि पारिक की और महादेव देसाई की जो पत्नी थी, उन्होंने वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से किसी काम को करना, फॉर द वर्क, कार्य के लिए। तो उन्होंने, एक तो महादेव देसाई ने, इधर से नरहरि पारिक, और उनकी दोनों जो पत्नियां थी, उनको उन्होंने अपनी खुद की स्वेच्छा से काम करने की इच्छा जाहिर कर दी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। सेवरल, बहुत सारे लोग, केम फ्रॉम बॉम्बे, कहाँ से आए? बॉम्बे से आए, पूना से आए, इसके अलावा धरती के अलग अलग से डिस्टेंट पार्ट्स, यानी दूर दूर के जो हिस्से थे, वहाँ से बहुत सारे लोग आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी। और इसके अलावा और कौन कौन आ गए? देखो, देवदास, गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र, गांधी जी का जो छोटा पुत्र था, यंगेस्ट सन, छोटा जो पुत्र था, अराइव्ड, वो पहुंचा, फ्रॉम द आश्रम, कहाँ से आ गया? वो आश्रम से आ गया, वही चंपारण में आ गया।
एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी ने भी ऐसा ही किया, यानी कि मिसेस गांधी भी चंपारण आ गई थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, प्राइमरी स्कूल खोले गए इन 6 विलेज, 6 गाँव में, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। देखो ये सोशल बैकवर्ड जोनेस जो थी उसको उठाने के लिए गांधी जी के प्रयास है। तो गांधी जी के बेटे आ गए, उनकी पत्नी आ गई, इसके अलावा महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो थे अपनी पत्नियों के साथ में वहाँ पर काम करने लग गए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कस्तूरबा जो कि गांधी की पत्नी थी, टॉट द आश्रम रूल्स, उसने सिखाए, क्या सिखाए, द आश्रम रूल्स, आश्रम के नियमों को सिखाए, ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, किसके ऊपर थे वो रूल, पर्सनल क्लीनिनेस यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन यानी कि समुदाय सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता और समुदाय सफाई के ऊपर आश्रम के जो रूल्स थे वो सारे रूल्स उन्होंने उन 6 जो स्कूल्स खोले गए थे उनमें सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, अब यहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो भी मिजरेबल थी, वो भी बड़ी दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर, गांधी को एक डॉक्टर मिल गया, टू वॉलंटियर, अपनी स्वेच्छा से, टू हिज सर्विस, उसकी सेवा करने के लिए, मतलब अब खुद की मर्जी के साथ में अपनी सेवा देने के लिए गांधी को एक डॉक्टर मिल गया फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए गांधी के पास में एक डॉक्टर आ गया जिसने अपनी स्वेच्छा से सेवा देने के लिए तैयार हो गया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उस समय पर केवल 3 ही मेडिसिन थी वर अवेलेबल जो उपलब्ध थी, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो कास्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, एक तो कास्टर का ऑयल है, अरंडी का तेल, कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनैन और सल्फर का ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का लगा मलहम। तो यानी कि कुनैन और सल्फर का जो मलहम है, एक 2 तरीके से ये दवाई थी, बस 3 दवाई थी, एक तो कास्टर ऑयल है और कुनैन ऑइंटमेंट है, इसके अलावा सल्फर ऑइंटमेंट है, 3 दवाई थी बस। एनीबडी हु शॉट ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, जो कोई भी एनीबडी जो कोई भी हु शोर जो दिखाता था एक कोटेड टंग, कोटेड टंग का मतलब मैली जीभ, यानी कि किसी भी व्यक्ति की अगर मैली जीभ होती थी तो वाज गिवन उसको दी जाती थी ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, यानी कि अरंडी के तेल का एक खुराक, उसको अरंडी के तेल की एक खुराक दे दी जाती थी जिसकी भी जीभ मैली होती थी। ये तरह से बीमारियाँ हैं, जैसे किसी की जीभ मैली हो गई तो उसको अरंडी का तेल दे दिया जाता था एक खुराक। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कास्टर ऑयल, और किसी भी व्यक्ति को मलेरिया फीवर होता, मलेरिया फीवर, मलेरिया का जो बुखार है अगर वो किसी भी व्यक्ति को होता तो उसे क्या मिलता था, कुनैन प्लस कास्टर ऑयल, कुनैन और कास्टर यानी कि जो अरंडी का तेल था वो मिक्स में, कुनैन तो मिलता ही मिलता, साथ साथ कास्टर ऑयल मिक्स में जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, कोई भी व्यक्ति जिसके स्किन इरप्शंस होते थे, स्किन का मतलब त्वचा पे इरेक्शंस और फुंसियाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को त्वचा पर फुंसियाँ हुआ करती थी तो उसे ऑइंटमेंट मिलता था, उसके साथ साथ कास्टर ऑयल भी मिला करता था, यानी कि मलहम और साथ ही साथ अरंडी का तेल, ये इस प्रकार के वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ करते थे। तो ट्रीटमेंट में अपने देख लिया, किसी भी व्यक्ति की अगर जीभ मैली हुआ करती थी तो उसे ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, किसी भी व्यक्ति को मलेरिया फीवर चढ़ता था तो उसको कुनैन प्लस कास्टर ऑयल, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास में अगर ऐसे स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्या होती थी तो ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट थी वहाँ पर मिलती थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स, गांधी ने नोटिस किया, ध्यान दिया, द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, यानी कि जो औरतें थी उनके गंदे कपड़ों की दशा पर, फिल्थी का मतलब गंदे, तो कपड़ों की जो गंदी दशा थी उसको उसने नोट किया कि जो ये औरतें हैं किस तरह के गंदे कपड़े पहना करती थे, उसको भी उसने नोट किया। इस बारे में ही आजकल कस्तूरबा, उसने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू देम, उन औरतों से बात करने के लिए, अबाउट इट, इस मामले में उन औरतों से बात करने के लिए उन्होंने कस्तूरबा से कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, अब एक जो औरत थी वो कस्तूरबा को लेके गई, कहाँ लेके गई, इनटू हर हट, अपनी खुद की झोपड़ी में, एंड सैड, और उससे कहा, यानी कि कस्तूरबा गांधी से कहा उसने, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स एंड नो कपबोर्ड हेयर फॉर द क्लोथ्स, कि यहाँ पर कोई संदूक नहीं है, कोई अलमारी नहीं है फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए। इसका मतलब उनके पास कपड़े ही नहीं थे जो अलमारी और संदूक रखने की जरूरत ही पड़े। तो देयर इज़ नो नो बॉक्स और कपबोर्ड देयर फॉर हेयर फॉर क्लोथ्स, की यहाँ पर कोई भी संदूक नहीं है, कोई भी अलमारी नहीं है कपड़ों के लिए। द साड़ी, यानी कि ये साड़ी जो है, आई एम वियरिंग
जो इसे मैंने पहना हुआ है इज़ द ओनली वन, यही केवल एक साड़ी है आई हैव, मैं जिसे मैं रखती हूँ, यानी कि मेरे पास जो मेरी साड़ी मैंने पहनी हुई है वो केवल मात्र वही साड़ी है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब जब गांधी यहाँ पर रहा करते थे तो गांधी के इस लंबे दौरान, गांधी यहाँ चंपारण में लंबे समय तक रुके, तो इस दौरान गांधी ने कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी नज़र रखी, डिस्टेंस वॉच का मतलब लंबी दूरी की नज़र रखी, ऑन द आश्रम, किसके ऊपर, आश्रम के ऊपर। जब गांधी यहाँ पर थे चंपारण में लंबे समय तक रुके तो उस समय पर गांधी ने आश्रम के ऊपर, आश्रम आपका पता होगा साबरमती में था, तो इधर आश्रम के ऊपर उन्होंने लंबी नज़र भी रखी कि कहीं आश्रम में मेरे पीठ पीछे कुछ गलत ना हो जाए। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वो मेल के जरिए वो नियमित रूप से इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे। एंड आस्क्ड, और कहा करते थे फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और वो फाइनेंशियल जो अकाउंट हुआ करते थे, फाइनेंशियल का वित्तीय, और अकाउंट्स का मतलब लेखा जोखा, यानी कि आर्थिक जो लेखा जोखा आश्रम का था उसको भी वो पूछते रहते थे यहीं बैठे बैठे चंपारण में कि क्या कितना क्या कुछ आ रहा है वहाँ से। तो इस प्रकार यानी कि अपनी कड़ी नज़र जो थी वो उसने आश्रम के ऊपर भी बनाई हुई थी। अब रहते तो चंपारण में थे लेकिन नज़र उनकी वहाँ पर भी थी। वंस, एक बार ही रोड टू द रेजिडेंस, उसने वहाँ के रेजिडेंस जो थे, रेजिडेंस का मतलब निवासी, आश्रम के पास के जो निवासी थे, आश्रम में जो निवासी रहते थे, एक बार उसने उनके लिए लिखा दैट की इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्माइल बैड। तो जब एक बार उन्होंने वहाँ के जो आश्रम में रहने वाले जो लोग थे उनको लिख दिया कि इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज, कि ये समय आ गया किसका, कि जो ओल्ड का मतलब पुराने जो लैट्रिन के गड्ढे हैं, यानी कि पुराने जो शौचालय के गड्ढे हैं उनको गड्ढों को भर दिया जाए। एंड और डिग न्यू वंस, और नए गड्ढे खोद दिए जाए। अदरवाइज, अन्यथा द ओल्ड वंस, जो पुराने गड्ढे हैं, वुड बिगेन टू स्मेल बैड, उनमें से बुरी जो बदबू है वो आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से उसने पहले ही लिख दिया कि हाँ अब समय है कि जो पुराने शौचालय के जो गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए और नए खोद दिए जाए, अन्यथा पुरानों में से बुरी बदबू आने लग जाएगी। ये पहले ही लिख दिया था उन्होंने। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ। चंपारण की जो घटना थी वो गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी, एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो चंपारण की घटना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई गांधी जी के जीवन में। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my country. अब यहाँ पर ही एक्सप्लेनड, पहले इसको निकाल लेते हैं। ही एक्सप्लेन, उसने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया, वाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो केवल एक साधारण सी बात थी। गांधी कहते हैं इस बारे में, वाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो केवल एक साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर्ड, मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कहा था कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो मेरे खुद के देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। मैंने इस बात की डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो मुझे मेरे ही देश के अंदर आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन जो चंपारण जो था वो एक तरीके से शुरू नहीं, चंपारण की जो घटना थी वो शुरू नहीं हुई थी एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। डिफेंस का मतलब हो गया अवज्ञा, जैसे गांधी जी ने अवज्ञा की थी उस समय पर, उस आदेश को नहीं माना था, तो चंपारण की जो घटना थी वो अवज्ञा के कार्य के तौर पर शुरू नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि गांधी ने जानबूझकर वहां पर अवज्ञा करी थी, वो तो अपने आप ही सिचुएशन संभालने के लिए उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया था, कहने मतलब ये है। तो चंपारण की जो घटना थी वो एक अवज्ञा के तौर पर किया गया कार्य नहीं था, उसकी शुरुआत नहीं थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, इट ग्रू आउट, ये तो विकसित हुई थी किसकी वजह से, ऑफ एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, तो एक प्रयास की वजह से निकली थी। टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, जो गरीब जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो डिस्ट्रेस पड़ी हुई थी, डिस्ट्रेस का मतलब परेशानियाँ जो थी उनको एलिवेट करने के लिए, एलिवेट का मतलब हल्का करने के लिए, उनको कम करने के लिए, किसानों के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो मुसीबतें आई पड़ी थी उन्हें मुसीबतों को हल्का करने के प्रयास में, या कह सकते हैं कम करने के प्रयास में, है तो अपने आप ग्रो आउट हो गई थी। ग्रो आउट का मतलब विकसित हो गई थी, उसने अवज्ञा करने की नहीं सोची थी, कहने का मतलब।
ये तो अपने आप ही उनके यहाँ से निकल के आ गई। दिस वाज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, यही गांधी का एक टिपिकल पैटर्न था। टिपिकल का मतलब होता है विशिष्ट या विशेष कह सकते हैं, तो यही सब गांधी का एक विशेष तरीका था। इज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख, है ना। तो उनकी जो पॉलिटिक्स थी, गांधी जी की जो राजनीति थी, वो लाखों लोगों की जो समस्याएं हैं, वो भी कैसी समस्या है, प्रैक्टिकल एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, और डे टू डे का मतलब रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनसे इंटरवाइंड थी। इंटरवाइंड का मतलब है उनसे जुड़ी हुई थी, उनसे गुथी हुई थी। तो हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड, उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो गुथी हुई थी, या कह सकते हैं जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल व्यवहारिक एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स, और रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स थी ऑफ द मिलियन, यानी कि लाखों लोगों की जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स थी, व्यवहारिक जो प्रॉब्लम्स थी, उनसे गुथी हुई थी। इज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है विचार मात्र, या फिर कह सकते हैं कल्पनाएं केवल। तो हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब विचार मात्र। तो उनकी जो निष्ठा थी वो केवल विचार मात्र से ही नहीं थी, केवल कल्पना ही नहीं दिया करते थे वो, यानी कि गांधी जी जो थे वो केवल विचार ही नहीं करते थे, केवल कल्पना ही नहीं रखते थे, बल्कि इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, बल्कि उनकी निष्ठा किस में थी, जीते जागते ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव प्राणी। उनकी निष्ठा केवल विचार मात्र में नहीं थी, उनकी निष्ठा जीते जाते ह्यूमन बीइंग्स में थी, मानव प्राणी में थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ में गांधी डिड मोर ओवर का मतलब इसके अतिरिक्त प्रत्येक चीज़ में जो गांधी जी ने किया, ही ट्राइड, उसने कोशिश की टू मोल्ड का मतलब होता है आकार देना। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चीज़ में गांधी जी ने जो किया वो सारी जो चीज़ें किस लिए की है, ही ट्राइड टू मोल्ड, उसने आकार देने की कोशिश की। मोल्ड का मतलब क्या हो गया, आकार देना। उसने आकार देने की कोशिश की किसके लिए, ए न्यू फ्री इंडिया, ए न्यू फ्री इंडियंस, एक नया स्वतंत्र भारतीय के लिए, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फुट, जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। उसने एक नए स्वतंत्र भारतीय व्यक्ति के लिए आकार देने की कोशिश की कि जो व्यक्ति अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, और तस इस प्रकार से मेक इंडिया फ्री, और इसी प्रकार से भारत जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो सके। तो इस प्रकार से उसने प्रत्येक चीज़ में ये काम करने की कोशिश की थी। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डेवोटेड फॉलोवर्स ऑफ द महात्मा, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। अब देखते हैं इसमें एक और घटना आ रही है। जब चंपारण में काम चल रहा था, यानी कि चंपारण की जब घटना हो रही थी, उसी समय की एक घटना और थी, इसको अब लास्ट में जोड़ा उसने, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी कि चंपारण के जब एक्शन चल रहा था, चंपारण की जो क्रियाविधि चल रही थी उसके प्रारंभ में ही, तभी एक व्यक्ति का नाम आया है चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। ये था इंग्लिश पैसिफिस्ट का होता है शांति दूत। ये इंग्लिश शांति दूत था, अंग्रेजी शांति दूत है, यानी कि शांति चाहने वाला व्यक्ति था। हु हैड बिकम ए डेवोटेड फॉलोअर्स, और ये एक समर्पित फॉलोअर्स बन गया था, समर्पित अनुयायी बन गया था, किसका, ऑफ द महात्मा गांधी का। तो चंपारण की घटना के प्रारंभ में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो कि एक इंग्लिश शांति दूत था, एक अंग्रेजी शांति दूत था, वो महात्मा गांधी का एक समर्पित फॉलोअर्स बन गया था, समर्पित यूँ कहूँ कि अनुयायी बन गया था। वो किस लिए आया, केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी से अलविदा लेने के लिए आया था। केम, वो आया, टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी को अलविदा कहने के लिए आया। बिफोर गोइंग ऑन ए टूर, एक टूर पर जाने से पहले। टूर किस चीज़ का है, ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, फिजी जो द्वीप है उस पर काम था उसका, मतलब उसकी ड्यूटी कहाँ पर थी, फिजी आइलैंड पर उसकी ड्यूटी थी। तो उस टूर पर जाने से पहले गांधी जी से वो अलविदा कहने के लिए वहाँ पर आया। ठीक है। गांधीज लॉयर्स फ्रेंड, अब गांधी जी के जो वकील दोस्त थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि एक अच्छा विचार होगा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि एक अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण, की एंड्रूज को चंपारण में ही रोक लिया जाए।
कि ये एक अच्छा विचार होगा कि एंड्रूज को चंपारण में ही लोग लिया जाए और हेल्प देम, और फिर उनकी मदद ली जाए, यानी कि हमारी उनकी मतलब किसानों की यहाँ पर मदद की जाए, लॉयर्स की वहाँ पर मदद की जाए। तो ऐसा किसने सोच लिया यहाँ पर? गांधी जी के वकील दोस्तों ने। और एंड्रूज को भी इस बात की बता दी कि हमारी आप मदद कर सकते हो क्योंकि आप इंग्लिश जानते हो और सब चीज़ों का आपकी नॉलेज है, आपके यहाँ के कानून वगैरह जो है सब चीज़ें तरीका आप जानते हो, उनके मानसिकता को आप समझते हो। तो एंड्रूज की वो मदद लेना चाह रहे थे। एंड्रूज वाज विलिंग, और एंड्रूज जो था वो इच्छुक भी था। इफ़ गांधी एग्रीड, अगर गांधी सहमत हुए तो। गांधी जी उस अगर सहमत होते हैं तो एंड्रूज उन लोगों की मदद करने के इच्छुक भी था। बट गांधी वाज वेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने सख्त विरोध किया। वेमेंटली का मतलब हो गया सख्त, जोरदार, अपोज्ड किया, विरोध किया। ही सैड, उसने कहा, गांधी ने कहा है, या यू थिंक दैट, तुम सोचते हो कि इन दिस इनइक्वल फाइट, इस असमान लड़ाई में, तुम सोचते हो कि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, कि ये मददगार साबित होगा, मददगार होगा। इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन, कि हमारे पास यदि कोई अंग्रेज व्यक्ति हो ऑन ओवर साइड हमारी तरफ, यानी कि तुम सोचते हो कि इस असमान फाइट में, इस असमान लड़ाई में यह एक मददगार बात होगी कि हमारे पास हमारी तरफ कोई अंग्रेज व्यक्ति हो, तुम ऐसा सोचते हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे हार्ट की वीकनेस को बताता है कि आपका दिल कितना कमज़ोर है, वो इस बात को बताता है। द काज इज जस्ट, हमारा जो कारण है वो बिल्कुल जस्ट है। जस्ट का मतलब होता है न्यायोचित है। जस्ट का मतलब क्या होता है? न्यायोचित, कि हमारा जो कारण है वो बिल्कुल न्यायोचित है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल न्यायोचित है। एंड और यू मस्ट रैली अपॉन योर सेल्फ, और तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यू मस्ट रैली अपॉन योर सेल्फ, तुम्हें अपने खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। टू विन द बैटल, इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक, तुम्हें नहीं तलाशना चाहिए। इन ए प्रॉप यानी कि सहारा, तुम्हें सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। इन मिस्टर एंड्रूज, किसमें? मिस्टर एंड्रूज में। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, कि बिकॉज क्योंकि जो एंड्रूज है वो केवल कौन है? एक अंग्रेज व्यक्ति है, तो इसके तौर पर तुम्हें मिस्टर एंड्रूज में कोई सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर एंड्रूज को हम इसके तौर पर काम में ले तो यह तुम्हारे दिल की कमजोरी को बताता है, हृदय कमजोरी को बताता है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की कमेंट आती है। राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया था, क्या कहा था? ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, यानी कि गांधी जी ने हमारे जो माइंड्स था, हमारा जो दिमाग था उसको बिल्कुल ठीक पढ़ा था। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, गांधी ने हमारे माइंड को बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ा था। एंड और वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे, गांधी ने इस तरीके से टॉट अस ए लेसन, हमें एक लेसन सिखाया, हमें एक पाठ पढ़ाया। इन सेल्फ रिलायंस, किसका? आत्मनिर्भरता का। इसी प्रकार से गांधी ने इस तरीके से हमें गांधी ने सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ा दिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, तीन बातें बताई जा रही है। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की मदद यानी कि बटाईदारों की मदद, किसानों की जो मदद थी, वर ऑल बाउंड टुगेदर, और ये तीनों बातें जो थी वो साथ साथ जुड़ी हुई थी। कौन कौन सी बात है? सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, यानी कि आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और किसानों की मदद, ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई थी। और इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके ऑथर लुईस फिशर के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।